लखनऊ से। बच्चों, आज हम क्लास 11 की भूगोल पढ़ेंगे। पिछली क्लास में आपकी किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में हम शुरू कर चुके हैं। आइए बच्चों, एक क्विक रिवीजन करते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। बच्चों, सबसे पहले हमने जाना कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, भूगोल से आप क्या समझते हैं। पृथ्वी बहुआयामी है, भूगोलवेत्ताओं का अध्ययन क्षेत्र, मनुष्य का प्रकृति के साथ समायोजन, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल का 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंध। इसके बाद बच्चों हमने जाना भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, भौतिक भूगोल का प्राकृतिक विज्ञानों से संबंध, भूगोल का सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ संबंध और भूगोल का अन्य विषयों से परासरणी संबंध। आज बच्चों हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज हमारे मुख्य चर्चा के बिंदु कौन से हैं। भूगोल के अध्ययन के उपागम। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर, भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं बच्चों। सबसे पहले हम शुरू करते हैं भूगोल की शाखाओं से। बच्चों, पिछली क्लास में रेखा चित्र के माध्यम से हमने जाना कि भूगोल का अनेक प्राकृतिक विज्ञानों और सामाजिक विज्ञान के सहयोगी विषयों के साथ घनिष्ठ संबंध है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भूगोल एक अंतर शिक्षण विषय है। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, क्योंकि हम भूगोल के अंतर्गत बहुत सारे डिसिप्लिन्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं। अब बच्चों, किसी भी विषय को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक पहुंच होती है, जिसे हम अप्रोच या उपागम कहते हैं। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के आधार पर किया जाता है। भूगोल का अध्ययन 2 प्रकार के उपागमों द्वारा किया जाता है। एक है आपका विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम, जिसे हम सिस्टमैटिक अप्रोच भी कहते हैं। विषय वस्तुगत भूगोल का वही उपागम है जो सामान्य भूगोल का होता है। और दूसरा है आपका प्रादेशिक उपागम, जिसे हम रीजनल अप्रोच कहते हैं। क्रमबद्ध उपागम का प्रवर्तन या इंट्रोडक्शन एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा किया गया था। दूसरे हाथ पे आपके प्रादेशिक उपागम का इंट्रोडक्शन अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के ही समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर बच्चों ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हम क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम से क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रमबद्ध उपागम की। बच्चों, क्रमबद्ध उपागम के अंदर हम किसी भी एक तथ्य को पूरे विश्व के स्तर पर पढ़ते हैं। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ना चाहता है तो सबसे पहले तो वो इसका अध्ययन पूरे विश्व के स्तर पर करेगा, इसके वर्गीकृत प्रकारों की पहचान करेगा, जैसे मॉनसूनी वन, मुलायम लकड़ी वाले कोणधारी वन, विषुवत रेखीय सदाबहार वन आदि। फिर वो इनकी विवेचना करेगा और सीमांकन करेगा। तो बच्चों, क्रमबद्ध उपागम में हम किसी एक तथ्य को पूरे विश्व के स्तर पर पढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं प्रादेशिक उपागम की, तो इसमें हम पूरे विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त कर देते हैं। तत्पश्चात हम किसी एक विशेष प्रदेश के समस्त भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन करते हैं समग्रता पूर्वक, इन टोटलिटी, जिससे कि विविधता में एकता की खोज की जा सके। बच्चों, ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक या नामित प्रदेश हो सकते हैं। बच्चों, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये उपागम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग प्लीज इसे अच्छे से याद कीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भूगोल में द्वैतवाद। द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म, भूगोल की मुख्य विशेषता है, जिसका प्रारंभ से ही विषय में प्रवर्तन हो चुका था, जो अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। बच्चों, द्वैतवाद में 2 भिन्न विचारधाराएं
एक ही साथ मान्यता प्राप्त करती हुई सैद्धांतिक रूप से स्थापित हो जाती हैं। यूं तो द्वैतवाद की नींव यूनानी विद्वानों ने रखी थी, परंतु इसका वास्तविक विकास 17वीं शताब्दी में हुआ था, जब बर्नहार्ड बेरेनियस ने अपनी किताब जनरल ज्योग्राफिया में भूगोल को क्रमबद्ध और प्रादेशिक भूगोल में विभाजित किया। यही विभाजन भूगोल में द्वैतवाद का आधार बना बच्चों। ये विभाजन भूगोल के अध्ययन की विधियों के आधार पे था, जिसे आप पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। भूगोल का दूसरा प्रमुख द्वैतवाद था भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, जो विषय वस्तु के आधार पर था। पहले के समय में भूगोल में सिर्फ भौतिक तत्वों का ही अध्ययन होता था, मनुष्य का कोई स्थान नहीं था। समय के साथ कुछ विद्वानों ने, जैसे ग्रीक महोदय हीरोडोटस और रोम के स्ट्रेबो महोदय ने, भूगोल में मानवीय पक्षों का अध्ययन शुरू किया। क्योंकि मनुष्य पृथ्वी के धरातल का समाकलित भाग है बच्चों, प्रकृति का अनिवार्य अंग है, मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से अपना योगदान दिया है। मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ और इसी प्रकार भूगोल दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित हुआ। एक भौतिक भूगोल, जिसके अंतर्गत हम समस्त भौतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, और दूसरा मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत हम समस्त मानवीय पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल का तीसरा प्रमुख द्वैतवाद था नियतिवाद बनाम संभववाद। ये दो विरोधी विचारधाराएं हैं, जिसके बारे में आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। नियतिवाद या निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक थे जर्मन भूगोलवेत्ता रैडज़ल, अमेरिकी भूगोलवेत्ता ई हंटिंगटन। इस विचारधारा ने प्रकृति की सर्वोच्चता पर बल दिया और ये भी माना कि मनुष्य के सारे निर्णय प्रकृति द्वारा लिए जाते थे। इसके विपरीत संभववाद विचारधारा के समर्थक थे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लेब्लाश और फेवर। ये विचारधारा मनुष्य की श्रेष्ठता और प्रकृति के गौण महत्व पर बल देती है। भूगोल का चौथा प्रमुख द्वैतवाद था मात्रात्मक भूगोल बनाम व्यवहारवादी भूगोल बच्चों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में मात्रात्मक भूगोल का विकास हुआ, जो वैज्ञानिक और गणितीय विधियों पर आधारित है। पर समस्या ये उत्पन्न हुई कि अगर सिर्फ गणितीय विधियों के ही सहारे हम रहेंगे तो मानवीय संवेदनाओं का व्यवहारिक अध्ययन छूट जाएगा। इसलिए व्यवहारवादी भूगोल में मानवीय व्यवहारों का अध्ययन प्रासंगिक है, जिसका विकास अमेरिका के नेतृत्व में हुआ था। तो बच्चों, ये है भूगोल में द्वैतवाद। बच्चों याद रखिएगा कि द्वैतवाद से भूगोल विषय विभाजित नहीं हुआ, बल्कि द्वैतवाद के द्वारा भूगोल अधिक विकसित, बोधगम्य और संवर्धित हुआ। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे भूगोल की शाखाओं की क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। भूगोल की तीन प्रमुख शाखाएं हैं: भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जैव भूगोल। सबसे पहले बच्चों हम भौतिक भूगोल की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के समस्त भौतिक या प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत आ जाता है आपका भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। इसमें हम स्थल आकृतियों का क्रम विकास और उन सभी प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं जो इन स्थल आकृतियों को आकार देती हैं। दूसरा है जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ वाटर एंड ओशन बॉडीज। इसमें हम महासागर, सागर, नदी, झील इत्यादि का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ इनका क्या प्रभाव पड़ता है मनुष्य पर और अन्य जीवों के जीवन पर और उनके कार्यों पर, इसे भी हम पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपका जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इट बेसिकली डील्स विद क्लाइमेट। इसमें बच्चों हम पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना, संगठन, जलवायु मौसम के तत्व, जलवायु के विभिन्न प्रकार, जलवायु के विभिन्न प्रदेशों आदि का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है बच्चों हमारा मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। इट बेसिकली डील्स विद सॉइल। इसमें हम मृदा निर्माण प्रक्रिया, मृदा का वितरण, मृदा की विशेषताएं,
मृदा का उत्पादकता स्तर, मृदा की उर्वरकता आदि का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा भौतिक भूगोल। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रमुख भूगोल की शाखा की, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, जो है मानव भूगोल। इसमें हम ह्यूमन सोसाइटीज, मानव समाज का अध्ययन करते हैं। इसके अंदर आपका सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल आता है, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल आता है, आर्थिक भूगोल आता है, ऐतिहासिक भूगोल आता है और राजनीतिक भूगोल आता है। सबसे पहले बच्चों आइए देखते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल से हम क्या समझते हैं। तो बच्चों इसमें हम बेसिकली मानव समाज का, उसके स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता, इंटरैक्शंस का अध्ययन करते हैं। मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से कई सारे तत्व निर्मित किए हैं, जैसे घर, गांव, नगर, रेलों का जाल, नहर, बाजार इत्यादि। इन सब का अध्ययन हम सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। फिर आता है आपका जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। बच्चों जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम गांव और शहर में जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, वृद्धि, आयु संरचना, लिंग अनुपात, प्रवास, व्यवसायिक संरचना आदि का अध्ययन करते हैं। जब हम बात करते हैं अधिवास भूगोल की, तो इसमें गांव और नगरों में अधिवास के वितरण प्रारूप का और अन्य विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं। तो यह है आपका जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। फिर आता है आर्थिक भूगोल। मनुष्य जो आर्थिक क्रियाएं संपन्न करता है, इन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम आर्थिक भूगोल में। जैसे कि इसके अंदर आपका बच्चों कृषि आ जाता है, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, परिवहन, अवस्थापना तत्व जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, सेवाओं का अध्ययन किया जाता है। यह है आपका आर्थिक भूगोल। फिर आता है बच्चों आपका ऐतिहासिक भूगोल, जो ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, जो क्षेत्र को संगठित करते हैं। बच्चों हर प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पहले कई सारे ऐतिहासिक अनुभवों से होकर गुजरता है। वर्तमान की भौगोलिक घटना ही भविष्य में इतिहास बन जाती है। प्रत्येक भौगोलिक तत्व समय के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनशील रहता है और इसी का अध्ययन, इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। फिर आता है बच्चों राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में हम किसी भी क्षेत्र को राजनीतिक घटना की दृष्टि से देखते हैं एवं सीमाओं, निकटस्थ पड़ोसी इकाइयों के मध्य भूवैन्यासिक संबंध, स्पेस रिलेशंस, चुनाव परिदृश्य, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन आदि चीजों का अध्ययन हम करते हैं राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत। साथ ही साथ बच्चों राजनीतिक भूगोल में हम जनसंख्या का राजनीतिक व्यवहार, इसकी हम सैद्धांतिक रूपरेखा भी विकसित करते हैं। तो ये है आपका राजनीतिक भूगोल। आइए नेक्स्ट देखते हैं जैव भूगोल। बच्चों भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जैव भूगोल का अभ्युदय हुआ। जैव भूगोल जिसमें हम पर्यावरण के समस्त जैविक और अजैविक घटकों का, इनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैव भूगोल के अंतर्गत जीव भूगोल, वनस्पति भूगोल, पारिस्थितिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल आ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जीव भूगोल की। बच्चों इसमें हम समस्त पशुओं के निवास क्षेत्र के स्थानिक प्रारूप और भौगोलिक विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। यह है जीव भूगोल। फिर आता है आपका वनस्पति भूगोल। इसमें हम समस्त पेड़ पौधों, वनस्पतियों के निवास क्षेत्र के स्थानिक प्रारूप और भौगोलिक विशेषताओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। फिर आता है आपका पारिस्थितिक भूगोल। इसमें हम प्रजातियां, स्पीशीज के निवास या स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं। और आता है आपका लास्ट में पर्यावरण भूगोल।
बच्चों, संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता का अनुभव किया गया। एज अ रिजल्ट पर्यावरण भूगोल शाखा का विकास हुआ इन सभी चीजों का अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर, रीजनल अप्रोच के आधार पर। इसमें देखिए बच्चों, सबसे पहले आता है आपका प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन, जिसे हम रीजनल स्टडीज या एरिया स्टडीज भी कहते हैं। अब इस प्रादेशिक और क्षेत्रीय अध्ययन को हम वृहद, मध्यम, लघु स्तरीय यानी मैक्रो, मेजो और माइक्रो लेवल पर पढ़ते हैं। फिर आता है आपका प्रादेशिक नियोजन, जिसे हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग। अब इसके अंतर्गत हम ग्रामीण नियोजन का अध्ययन करते हैं। गांव में सेटलमेंट्स किस तरह के होने चाहिए। फिर हम इसमें शहर नगर नियोजन का अध्ययन करते हैं। शहरों में सेटलमेंट्स किस तरह के होने चाहिए। इन सब चीजों का अध्ययन हम करते हैं प्रादेशिक नियोजन में, रीजनल प्लानिंग में। फिर आता है आपका प्रादेशिक विकास, जिसे हम कहते हैं रीजनल डेवलपमेंट, कि किसी भी रीजन का या प्रदेश का डेवलपमेंट कैसे करना है, क्या प्लान, क्या पॉलिसीज होनी है, इन सब का अध्ययन हम करते हैं इसके अंतर्गत। फिर आता है बच्चों आपकी प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण, जिसे हम कहते हैं रीजनल एनालिसिस। अगर हमें किसी भी रीजन का एनालिसिस करना है, किसी भी प्रदेश की विवेचना करनी है या विश्लेषण करना है, तो इसके दो मेथड्स हैं। ये जो दो पक्ष हैं बच्चों, ये सभी विषयों हेतु सर्वनिष्ठ माने गए हैं। अब ये जो दो तरीके हैं, एक है आपका दर्शन और दूसरा है आपका विधि तंत्र एवं तकनीक। जब हम बात करते हैं दर्शन की, फिलॉसफी की, तो इसके अंदर आपका आता है भौगोलिक चिंतन, यानी कि जो थ्योरीज अब तक आ चुकी हैं हम उनका अध्ययन करते हैं। फिर है भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया या मानव पारिस्थितिकी, जिसे हम ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। इसमें भूमि और मनुष्य के मध्य जो अंतर संबंध हैं, जो इंटरैक्शंस हो रहे हैं, हम उसको स्टडी करते हैं। सेकेंड मेथड है आपका विधि तंत्र एवं तकनीक। जब हमें किसी रीजन का एनालिसिस करना होता है तो हम सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रों का प्रयोग करते हैं। पहले बच्चों प्रोजेक्शंस और मैप्स का इस्तेमाल किया जाता था, जो सामान्य मानचित्रण के अंतर्गत आता है। लेकिन आधुनिक समय में, अब के समय में हम संगणक आधारित मानचित्र का प्रयोग करते हैं। यानी अगर हमें किसी रीजन का एनालिसिस करना है तो हमें उस एरिया को मैप में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करेंगे? कंप्यूटर की हेल्प से। इसी को कहते हैं कंप्यूटर कार्टोग्राफी। उसके बाद हम जाकर उस एरिया का डेवलपमेंट प्लान कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसमें परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव टेक्निक, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब क्वांटिटेटिव यानी कि परिमाणात्मक तकनीक में क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए हमें न्यूमरस डेटास, कई सारे आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है। जैसे उस एरिया में कितने लोग रहते हैं, उस एरिया की जमीन कैसी है, जमीन की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है आदि। सांख्यिकी, स्टैट्स की हेल्प से बच्चों हम स्थानिक आंकड़ों को समराइज करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। फिर आता है आपका क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, फील्ड सर्वे। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी क्षेत्र का एनालिसिस करने के लिए डायरेक्टली उस क्षेत्र में जाते हैं और यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है आपका भू सूचना विज्ञान तकनीक, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, जो कि मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में यूज की जा रही हैं। इसके अंतर्गत आता है आपका सुदूर संवेदन तकनीक, जिसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। फिर आता है आपका भौगोलिक सूचना तंत्र, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या GIS।
और आता है आपका वैश्विक स्थितीय तंत्र, जिसे हम कहते हैं जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब देखिए बच्चों, जो आपका रिमोट सेंसिंग है, सुदूर संवेदन तकनीक, इसमें हम सैटेलाइट्स के थ्रू यूजफुल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। आकाश में किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ये माध्यम गुब्बारे हो सकते हैं, उपग्रह हो सकते हैं, एरोप्लेन्स हो सकते हैं, तो इनके माध्यम से हम बिना भौतिक संपर्क में आए पृथ्वी के भूभाग, संसाधनों आदि का पिक्चर लेते हैं और जो डेटा हमें कलेक्ट होते हैं उनसे हम इनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करते हैं। जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र, ये भू ज्ञान की सूचना प्रणाली होती है। बच्चों, इसमें कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचनाओं के साथ इकट्ठा करके उनके लिए डाटा यानी आंकड़ों का कलेक्शन, प्रबंधन, एनालिसिस, संरक्षण, निरूपण की व्यवस्था की जाती है। यह है आपका भौगोलिक सूचना तंत्र। वैश्विक स्थितीय तंत्र, जीपीएस, बच्चों ये ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जो किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में हमें बताता है। तो ये है बच्चों आपका प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं। बच्चों, उपर्युक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है, पर यह रूपरेखा एक दृष्टि से स्थैतिक है, क्योंकि हर विषय की ये बाध्यता होती है कि वो नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र और नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे। जैसे भूगोल में पहले हाथों से मानचित्र बनाए जाते थे, अब कंप्यूटर द्वारा बनाए जाते हैं। तकनीक ने विद्वानों के लिए बृहद संख्या में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान की है। इंटरनेट व्यापक सूचना प्रदान करता है, जिससे विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ने ज्ञान के नए द्वार खोले हैं। जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के द्वारा हम किसी भी चीज की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में जान सकते हैं। तो बच्चों, यहां आप देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने गंभीर सैद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण क्षमता को भी विकसित किया है। बच्चों, इन तकनीकों के कुछ प्राथमिक पक्षों के विषय आप अपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। जैसे आप अपने प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में सुदूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थितीय तंत्र आदि के बारे में पढ़ेंगे, जिससे आपका ज्ञान और भी विस्तृत होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भूगोल की परिभाषाएं। रिचर्ड हार्टशॉन, इन्होंने कहा कि भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। जिसे बच्चों आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। फिर एल्फ्रेड हेटनर, इन्होंने परिभाषा दी कि भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यानी भूगोल के अंतर्गत हम तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करते हैं और तथ्यों में भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। बच्चों, भौतिक भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। भूगोल में भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। भौतिक भूगोल में बच्चों हम भूमंडल, लिथोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जैव मंडल, बायोस्फीयर का अध्ययन करते हैं। अब जैसे कि बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं, सबसे पहले भूमंडल, हम लिथोस्फीयर का अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। इसमें आपका स्थल आकृति, उच्चावच, प्रवाह आ जाता है। फिर आता है आपका वायुमंडल, इसमें पृथ्वी के वायुमंडल की बनावट, संरचना, मौसम जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार, जलवायु के प्रदेश, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा इत्यादि के बारे में पढ़ते हैं।
फिर आता है आपका जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग वाटर और ओशन बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि महासागर, सागर, नदी, झील इत्यादि। फिर आता है आपका जैव मंडल, बायोस्फीयर। इसके अंतर्गत बच्चों जो आपका जैव मंडल है, जिसमें मनुष्य रह रहे हैं, छोटे बड़े सूक्ष्म सभी जीव रह रहे हैं, हम इनका अध्ययन करते हैं। इनका पोषक प्रक्रम, जिसके अंदर खाद्य श्रृंखला, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स और इकोलॉजिकल बैलेंस आ जाता है। तो भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैव मंडल, इन सब का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल के अंतर्गत। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं बच्चों। ये मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं काल अवधि पर निर्भर करती हैं। काल अवधि मिट्टी को परिपक्वता प्रदान करता है और सॉइल प्रोफाइल को डेवलप करने में मदद करता है। बच्चों, मनुष्य के लिए हर एक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थल आकृतियां आधार प्रदान करती हैं जिस पर मनुष्य विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करता है। मैदानों में मनुष्य कृषि का काम करता है। पठार, वन और खनिज संपदा पठारों पर विकसित होती है। पहाड़ पर्यटक स्थल, चारागाह और वनों का आधार होते हैं। साथ ही साथ निम्न क्षेत्रों में जल प्रदान करने वाली नदियों का भी स्रोत पहाड़ होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र और भोजन को प्रभावित करती है। अब बच्चों, जलवायु किस प्रकार हमारे घरों के प्रकार को प्रभावित करती है? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं शीत प्रदेश का, तुंड्रा रीजन, जहां अधिकांश समय बर्फ आच्छादित रहती है, यहाँ पर जो एस्किमो जनजाति के लोग हैं, ये इग्लू के घरों में रहते हैं। इग्लू बर्फ के घर होते हैं जिसका प्रवेश द्वार बहुत ही सकरा होता है, जिससे कि बाहर की बर्फीली हवाएं अंदर प्रवेश न कर पाएं। फिर अगर हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों की, जहां पर ठंड के मौसम में बर्फ गिरती है, यहाँ लोग ऐसे घर बनाते हैं जिनके स्लोप्स रूफी होते हैं। ढाल युक्त छत वाले घरों का निर्माण करते हैं, जिससे जो भी बर्फ गिरे वो नीचे स्लिप हो जाए। फिर अगर हम उष्ण उपोष्ण गर्म क्षेत्रों की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोग खुले हवादार आंगन युक्त घरों का निर्माण करते हैं, जिससे कि हवा का आवागमन बना रहे। आइए अब देखते हैं कि जलवायु किस प्रकार हमारे वस्त्रों को प्रभावित करती है। बच्चों, जो गर्म क्षेत्र हैं, यहाँ पर लोग सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठंडे क्षेत्रों में लोग ऊनी और गर्म वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अब देखते हैं कि जलवायु किस प्रकार हमारे भोजन को प्रभावित करती है। बच्चों, अगर हम उष्ण आर्द्र क्षेत्रों की बात करें, तो ये चावल की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों के मुख्य आहार में चावल सम्मिलित है। अगर हम तटीय क्षेत्रों की बात करें, कोस्टल एरियाज, जहां फिश कैचिंग होती है, यहां आप देखेंगे कि लोगों के भोजन में मछलियां मुख्य आहार के रूप में सम्मिलित हैं। साथ ही साथ बच्चों, जलवायु पशुपालन, वनों और कुछ उद्योगों को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कॉटन इंडस्ट्रीज की, तो बच्चों ये आपको नम जलवायु वाले क्षेत्रों में मिलेगी, क्योंकि जो नम जलवायु होती है ये कॉटन यार्न को इजीली ब्रेक नहीं होने देता। अगर हम भारत की बात करें, तो भारत में आप गुजरात, महाराष्ट्र राज्य देखिए, ये समुद्र के निकट हैं और यहाँ की जलवायु नम है। आपको यहाँ पर बहुत सारे कॉटन के मिल्स मिलेंगे। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जलवायु हमारे वस्त्रों को, भोजन को, अधिवास के प्रकारों को, कुछ एक उद्योगों को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। तापमान और वर्षा वनों के घनत्व और घास की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। अब बच्चों, वे क्षेत्र जहां पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा होती है, जैसे कि आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र हैं। बच्चों, ये सघन वन और सघन घास वाले क्षेत्र होते हैं। दूसरे हाथ पर अगर हम ऐसे क्षेत्रों की बात करें जो वर्षा विहीन क्षेत्र हैं, जैसे कि आपके मरुस्थलीय क्षेत्र, बच्चों ये विरल वन और विलुप्त घास वाले क्षेत्र होते हैं। अब बच्चों, मनुष्य ने
तकनीक द्वारा ऐसे उपकरण बनाए हैं जो सीमित क्षेत्रों की जलवायु को अपरिवर्तित या मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? आप देखेंगे कूलर्स और एसी के माध्यम से सीमित क्षेत्रों की जलवायु को हम ठंडा कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि ब्लोअर्स और हीटर्स के माध्यम से सीमित क्षेत्रों की जलवायु को गर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, भारत में मॉनसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। साथ ही साथ भूमिगत जल धारक प्रस्तर एक्वीफर्स को पुनरावेशित करती है, रिचार्ज करती है और फिर इस जल को आप कई सारे कृषि के कामों में और घरेलू कामों में यूज कर सकते हैं। संसाधनों के भंडार समुद्र का भी अध्ययन किया जाता है। समुद्र जिसमें हम समुद्री जीव, मछलियों के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ समुद्र संसाधनों में बहुत ही रिच होते हैं, जैसे कि खनिज संसाधनों में समुद्र बच्चों बहुत ही रिच माने जाते हैं। हमारे भारत में समुद्र तल से मैंगनीज पिंड को एकत्रित करने की तकनीक विकसित हो गई है। मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि प्रकृति इसे रिप्लेनिश पुनर्स्थापित करती है, जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। मिट्टी प्रकृति द्वारा निर्धारित और संस्कृति द्वारा प्रेरित होती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीव मंडल हेतु आधार प्रदान करती है। बच्चों, भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों की मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। यानी कि भौतिक भूगोल में बच्चों हम नेचुरल रिसोर्सेज का असेसमेंट करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और इनके प्रबंधन से संबंधित सभी चीजों को पढ़ते हैं। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है, मनुष्य इनका उपयोग करता है अपने आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए। यानी कि अब यहाँ पर मनुष्य और प्रकृति के मध्य संबंधों को पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। प्रकृति उपहार स्वरूप मनुष्य को कई सारे संसाधन देती है, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है और इससे वो अपना आर्थिक विकास करता है और सांस्कृतिक विकास करता है। तकनीकी की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिक असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो गया है। अतएव सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु भौतिक पर्यावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। इट इज एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि हम अपने भौतिक पर्यावरण को अच्छे से जानें, जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मैंने जो भी पढ़ाया है उसे समझ में आया होगा। एक क्विक रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। भूगोल के अध्ययन के उपागम, इसके बारे में बच्चों हमने जाना। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर हमने पढ़ी। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर हमने जाना। भौतिक भूगोल और इसके महत्व के बारे में हमने जाना। फिर बच्चों मैंने आपको गृह कार्य दिया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है। उसी पैटर्न पर बच्चों मैंने आपको ये प्रश्न दिए हैं। प्लीज इन प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और रिवाइज करते चलिए मैंने आपको जो भी पढ़ाया है। यदि बच्चों आप ये वीडियो नहीं देख पाते हैं तो आप इसे पुनः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट पे देख सकते हैं। दीक्षा पोर्टल को अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर आप इस पाठ्य से संबंधित सामग्री को पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन अभ्यास भी कर सकते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए अध्याय के साथ।